नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा जो MDR HR यूट्यूब चैनल है, आज का 14 नंबर का वीडियो है। और आज हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर पर जो सर्कुलर्स निकाले हैं, उसमें से एक है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क के बारे में। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, क्या है, ये हमने समझ लेना चाहिए। जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, इट इज पोज बाय एक्सपोजर टू सिंगल काउंटर पार्टी और ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति के ऊपर हम जो एक्सपोजर लेते हैं या उसके रिलेटेड समूह अगर हो गए, ग्रुप कंपनीज हो गई, ग्रुप अकाउंट्स हो गए, तो इसके लिए हम जो टोटल फाइनल देते हैं, बैंक का पैसा कर्जा देते हैं, या हम दूसरे बैंक में रखते हैं, कोई दूसरे बैंक में, तो हम एक्सपोजर लेते हैं थर्ड पार्टी का। तो इट इज ओज बाय द एक्सपोजर टू सिंगल काउंटर पार्टी। हमने अगर कोई बैंक में हमारा डिपॉजिट रख दिया है, पूरे टेकिंग रिस्क, वो कितना लेना चाहिए, और जो कर्जा देते हैं तो एक आदमी या ग्रुप ऑफ फॉर्मेस कितना देना चाहिए, दिस इज नोन एज एक्सपोजर। एंड ये जो जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी हमारी रिस्क ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होगा एक ही आदमी के ऊपर या एक ही ग्रुप के ऊपर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। तीन है, उसमें से पहला है क्रेडिट एक्सपोजर, यानी हम लोन से एडवांस देते हैं, उसके लिए बोलेंगे हम क्रेडिट एक्सपोजर। तो क्रेडिट एक्सपोजर मीन्स फंडेड एंड नॉन फंडेड एक्सपोजर। कभी भी ख्याल में रखो, एक्सपोजर ये वर्ड जब आता है क्रेडिट एक्सपोजर के बारे में, तो फंड एंड नॉन फंड बेस, यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हो या LC गारंटीज हो, टोटल आता है, अलग नहीं आता। फंडेड बेस नहीं आता है, टोटल आता है, फंड बेस और नॉन फंड बेस का। दूसरा, वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या है, उसके बारे में हम क्या कहते हैं, एक्सपोजर के में जो लिमिट है दिया, हमें सैंक्शन किया है, या बैलेंस विचर इज हायर। फॉर एग्जांपल 50 लाख का लिमिट हमने दिया है कोई पार्टी को, उसको एडवांस दिया 5 लाख कोई सीजनल एडवांस के लिए, तो उसका एक्सपोजर होगा 55 लाख। सो हमारा एक्सपोजर कितना हुआ, क्रेडिट एक्सपोजर वर्किंग कैपिटल का 55 टैक्स। लेकिन हमने टर्म लोन दिया 1 करोड़ का, और उसने 30 लाख रीपे किया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 70 लाख है, सैंक्शन लोन डिसबर्स लोन 1 करोड़ है। तो उस केस में क्या होगा, तो एक्सपोजर हम कितना पकड़ेंगे, 70 लाख। 1 करोड़ नहीं पकड़ेंगे हम टर्म लोन के बारे में, क्योंकि 70 लाख के ऊपर वो जा नहीं सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टर्म लोन फुल्ली डिसबर्स रहता है, पार्शियल स्टेज रहता है। समझो वही केस लेंगे, अब 1 करोड़ का लोन दिया है, उससे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 30 लाख खर्चा किया, लेकिन उसकी 50 लाख की मशीनरी बाकी है और दूसरे खर्चे भी बाकी है, इसके लिए टर्म लोन के हिसाब से। ठीक है, तो 30 लाख नहीं होगी उसकी, 1 करोड़ ही हो गई, क्योंकि टर्म लोन सैंक्शन 1 करोड़ का है, आउटस्टैंडिंग 30 लाख का है, लेकिन डिसबर्स नहीं हुआ। इट इज अ पार्शियल डिसबर्समेंट, इट इज अ फुल्ली डिसबर्स। सो जो टर्म लोन फुल्ली डिसबर्स है, उसके लिए हम क्या पकड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और जो टर्म लोन पार्शियली डिसबर्स है, उसके लिए सैंक्शन लिमिट पकड़ेंगे। और वर्किंग कैपिटल के लिए सैंक्शन लिमिट है आउटस्टैंडिंग विच इज हायर। और नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो है LC या इसकी गारंटीज की, उसके लिए 100% ऑफ द सैंक्शन लिमिट। तो एक्सपोजर comprises of these things. Okay. So credit exposure shall not include loans and advances against UCB's own term deposit. इसका मतलब क्या है, खुद का अगर अपने बैंक में एक बोरोर का डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट हमने लोन दिया है, तो इट इज नॉट काउंटेड इन एक्सपोजर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, बैंक का क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट 5 करोड़ का है, हमने टर्म लोन वर्किंग कैपिटल सब मिला के उसका एक्सपोजर लिमिट 5 करोड़ हो गया है, लेकिन उसका अपने पास 25 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट अगर वो लोन लेता है, समझो 15 लाख लेता है, तो क्रेडिट एक्सपोजर में काउंट नहीं होगा। इट विल नॉट एक्सीड द क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट ऑफ द बैंक। क्योंकि वो जो पैसा दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने बोरोर को, उसके डिपॉजिट का अगेंस्ट दिया है, सो इट इज़ नॉट काउंटेड। इसका मतलब ये है। तो जब हम एक्सपोजर की बात करते हैं, तो इट इंक्लूड्स क्रेडिट एक्सपोजर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर, क्योंकि बैंक इन्वेस्ट करती है, या तो डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सिवा, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपोजर से नाता नहीं है।
यू कैन इन्वेस्ट एनीथिंग इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए कुछ लिमिट्स है, एक्सपोजर लिमिट्स है। वैसे ही ग्रुप के बारे में है, सिंगल बोरो ग्रुप बोरो का आपने जिक्र किया है, तो ग्रुप का डेफिनेशन क्या है? तो पहला डेफिनेशन है कॉमनलिटी ऑफ मैनेजमेंट है, कॉमन कंट्रोल। ग्रुप कब कंसिडर करेंगे? जब कॉमन होगा, क्या मैनेजमेंट कॉमन होगा, या कंट्रोल जो है ऑपरेशंस के ऊपर जो कंट्रोल्स है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, वो अगर एक ही समान अगर हो गए, एक ही व्यक्ति या ग्रुप के अंडर हो गए, तो दैट इज द ग्रुप। दूसरी बात आरबीआई ने बताया कि ग्रुप में कौन सी कंपनी लेने की है, ये बैंक डिसाइड करेंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिसाइड करेंगे, क्योंकि आरबीआई का ये कहना है कि बैंक को ज़्यादा मालूम है उसका बोरो का कनेक्शंस क्या है। तो सर्कुलर में एक्सप्लेनेशन भी दिया है उन्होंने अपने हित के लिए, हमें समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट फर्म्स विथ वन और मोर कॉमन पार्टनर्स, अलग अलग फर्म है, एक या एक से ज़्यादा कॉमन पार्टनर्स है और उनकी सेम लाइन ऑफ बिजनेस सेम है। मैन्युफैक्चरिंग अगर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सेम है, प्रोसेस उनका सेम है, ट्रेडिंग होगा तो वही, किराना शॉप है तो सब उनके किराना शॉप 5 जगह रखे हैं, अलग अलग पार्टनर्स है, कॉमन पार्टनर्स है। तो शाल बी ड्यू टू बी कनेक्टेड पार्टी, वो कनेक्टेड पार्टीज है। तो कनेक्टेड पार्टीज अगर होगी तो इसका डेफिनेशन दिया है। और दूसरा क्या डेफिनेशन दिया है? डिफरेंट फर्म्स विथ कॉमन ओनरशिप, ओनरशिप अगर कॉमन है तो इट इज ए सिंगल ग्रुप। तो ये एक ही आदमी की पकड़ी जाएगी वो सब, अगर ओनरशिप एक ही की है तो। और डिफरेंट फर्म्स विथ वन और मोर पार्टनर्स विथ सेम लाइन ऑफ बिजनेस विल बी ए कनेक्टेड पार्टनर होगा। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। और ये डिसीजन किसको लेना है? बैंक को लेने का। और वो बैंक के हित में लेना चाहिए, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती से ग्रुप बड़ा कर दिया, एक्सपोजर लिमिट के हिसाब से कुछ अकाउंट्स कम कर दिए, लेकिन हमारा एक्सपोजर एक ही आदमी के ऊपर होगा, तो एक अकाउंट और बैठ गया तो पूरा बैंक का जो फिगर्स है, करार पे वगैरह सब टॉक्सिटरी हो जाते हैं। इसलिए इट हैज़ टू बी डन वेरी केयरफुली। टीयर वन कैपिटल के बेसिस पर ही हमारा एक्सपोजर लिमिट काउंट होता है। टीयर वन कैपिटल के 15% सिंगल बोरो लिमिट होता है और 25% ग्रुप बोरो लिमिट होता है। तो टीयर वन कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या आता है उसके अंदर? तो पहला आता है पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स। अगर अकोमोडेटिव लॉसेस होगा तो वो हम माइनस करते हैं, कैपिटल एंड रिजर्व पे से हम माइनस करते हैं। उसके बाद में नॉन रिफंडेबल एडमिशन फ़ी, जब हम नॉमिनल मेंबर्स की फ़ी लेते हैं विच इज़ नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं करते, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन टियर वन कैपिटल। बाद में पीएनसीपीएस यानी परपेचुअल नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी हम ऐड कर सकते हैं कोई बैंक में अगर होगा तो। कैपिटल रिजर्व्स और एज इन आउट ऑफ सेल प्रोसेस सब असेट बेस के जो हमने कैपिटल बनाया है वो भी हम टियर वन में कैपिटल कर सकते हैं, असेट बेस पे आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद में पीडीआई भी हम टियर वन में कैपिटल में ले सकते हैं। उसके बाद में रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व यानी हम हमारे जो ओल्ड प्रॉपर्टीज है डाई की, उसका हम रीवैल्यूएशन करते हैं 3 साल के बाद। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हम ले सकते हैं, उसका 55-45% 45% हम ले सकते हैं। तो टीयर वन कैपिटल के कंपोनेंट्स है, और इसका जो टोटल है उसका बेसिस के ऊपर 15 एंड 25% हम सिंगल एंड ग्रुप बोरो लिमिट फिक्स होता है। लेकिन कोई बैंक का अगर 10 करोड़ का लिमिट अगर होगा फॉर एग्जांपल सिंगल बोरो लिमिट के लिए, लेकिन बोर्ड कैन डिसाइड कि हमको 10 करोड़ नहीं देने का है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 करोड़ तक ही देंगे, तो दैट इज देयर प्रिविलेज। तो इट डिपेंड्स ऑन बोर्ड, बोर्ड कैन रिड्यूस जो एलिजिबल लिमिट है बोरो लिमिट का, दे कैन रिड्यूस इट बट दे कैन एक्सीड इट। टीयर टू कैपिटल में क्या आता है वो भी जनरल नॉलेज के लिए हिसाब से हम देख लेंगे। तो उसमें आता है प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड असेट्स, उसके बाद मेक्स ए प्रोविजन ऑन ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस असेट्स, वी शुड नॉट बी वन मोर दैट 1.25% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट्स। उसके बाद में लॉन्ग टर्म सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन फेयर वैल्यू, जब हम रिस्ट्रक्चरिंग करते तभी आता है। बाद में आईएफआर, जो हम इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आईएफआर 5% रखना पड़ता है, किसके? अगर
अवेलेबल फॉर सेल या जेल फॉर ट्रेडिंग का उसमें कुछ होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसके 5% का IFR प्रोविजन करना पड़ता है। और रिन्यूएबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस RLCTs ये टियर 2 में आते हैं। तो एक्सपोजर लिमिट जैसा भी बताया कैसा आता है, सिंगल बोरो लिमिट का 15% ऑफ द टियर 1 कैपिटल और ग्रुप बोरो लिमिट का 25% ऑफ द टियर 1 कैपिटल। अभी ये कब डिसाइड करता है? बैंक का 31 मार्च का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, और जब फाइनल अप हो जाती है अपनी बैलेंस शीट, इट इज साइन बोर्ड में रखते हैं, उसके बाद में वी कैन चेंज अवर एक्सपोजर लिमिट, जो भी होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, नॉर्मली ज़्यादा ही होता है लेकिन कभी कभी कम भी हो सकता है। सो रिवाइज लिमिट आर अप्लीकेबल आफ्टर योर स्टैट्यूटरी। और कुछ बैंक को ऐसा लगता है कि हमें 20 में भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हाथ ईयरली। एज ऑफ 30 सितंबर बोर्ड हैज़ टू टेक रिजोल्यूशन, और उनको रिवाइज करना पड़ता है कि केयर ऑन कैपिटल के पॉप ग्रांट्स क्या है। लेकिन जो भी बड़ा है तो उसमें प्रॉफिट नहीं ले सकते, 6 महीने में जो प्रॉफिट होगा 30 सितंबर तक एक अप्रैल से, वो नहीं कैप कवर कर सकते। लेकिन अगर आपका अंदर शेयर कैपिटल अच्छा बड़ा है, दैट यू कैन कंसिडर इट एंड इंक्रीज योर एक्सपोजर लिमिट, वो पॉसिबल है। अ, उसके बाद में कंसंट्रेशन रिस्क में RBI ने स्मॉल वैल्यू लॉस की बात किया है। तो बाय मार्च 26 मिनिमम 50% होना चाहिए स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस का डेफिनेशन रिवाइज किया है, पहले 25 लाख या 0.20% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल था, और जो बड़ा चेंज क्या बोले, इट इज़ 25 लाख या 0.40% ऑफ टीयर 1 कैपिटल विच आर इज हायर। और उसको अपर कैप भी है, 3 करोड़ का अपर कैप है, तो 3 करोड़ तक जो लॉस है डिपेंड्स ऑन योर टियर 1 कैपिटल, स्मॉल वैल्यू में आता है, और ये कम से कम 50% को भी होना चाहिए बाय मार्च 26। तो जैसा कि पहले बताया, क्रेडिट एक्सपोजर में फंडेड और नॉन फंडेड दोनों आते हैं, ठीक है। और स्मॉल लोन के बारे में एक ही आदमी को अलग अलग दिए तो नहीं आता है, टोटल। अब मुझे फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन दिया, उसके बाद में व्हीकल लोन दिया है, तो इसका टोटल जो है वही स्मॉल लोन के डेफिनेशन में अगर आता है तो ही लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल बैंक के स्मॉल वैल्यू लोन्स की डेफिनेशन 40 लाख है, और मैंने 40 लाख हाउसिंग लोन लिया, 10 लाख व्हीकल लोन लिया, तो मेरा जो अमाउंट है दोनों वो स्मॉल वैल्यू में नहीं है। उसके बाद में ये जो रियल इस्टेट एक्सपोजर नॉर्म्स रिवाइज किए हैं, 25 में रिवाइज किए थे वो, तो दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, लेकिन हम लोग समझना चाहिए हमें वो। तो फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आर नॉट फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कनेक्टेड टू रियल एस्टेट, ये जो रियल एस्टेट एक्सपोजर नॉर्म्स है, ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए हम नहीं दे सकते हैं कोई भी हालत में, कोई भी सेक्टर में। उसके बाद में उन्होंने रियल एस्टेट में जो पहले RE CRE था वो अलग अलग थे। हम 10% तक CRE दे सकते थे कमर्शियल रियल एस्टेट, और उसके ऊपर 5% तक प्राइवेट सेक्टर के हाउसिंग लोन दे सकते थे, लेकिन वो चेंज किया नहीं। अब वो ये उनका जो नया डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो ये है कि हाउसिंग लोन टू इंडिविजुअल्स, इसको कोई सीलिंग नहीं है इफ़ इट इज़ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का डेफिनेशन हमने देखा है, प्राइवेट सेक्टर में अगर हाउसिंग लोन आता है तो बैंक कितना भी दे सकते हैं उनके कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हाउसिंग लोन नॉन प्रायोरिटी में आता है, तो मैक्सिमम उनका जो कि पोर्टफोलियो लॉस एंड अनालिसिस का पिछले मार्च का उसका 25% दे सकते हैं, 25% ऑफ द लॉस एंड अनालिसिस एज ऑन प्रीवियस मार्च। और रियल इस्टेट है, अभी अभी बताया मैंने, रियल इस्टेट और कमर्शियल रियल इस्टेट कंबाइन किया, उसका जो एक्सपोजर वो 5% ऑफ द लॉस एंड अनालिसिस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकली सब ही बैंक का 5% से ज़्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि प्रीवियस डायरेक्शन वो अलाउ करती थी। तो रिजर्व बैंक ने क्या बताया अभी, ये वर्किंग कैपिटल जो ग्लाइड पाथ दिया मतलब रिजर्व बैंक ने, उसके पहले हम जो इसकी बात कर रियल एस्टेट एक्सपोजर लॉस की, उसका एक्सप्लेनेशन जो दिया वो भी समझ लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स अगेंस्ट हाइपोथेकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्टर्स हु अंडरटेकिंग स्मॉल कंस्ट्रक्शन, यानी छोटे छोटे पेटी वर्क जो करते हैं, ये क्या 2-3 मकान बांधते हैं, और उनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस करने के लिए अगर चाहिए तो यू कैन फाइनेंस दे, बराबर। वो
वो जो लिमिट बताया 5% तो उसमें नहीं आएगा वो। या किसी ने अगर नाबार्ड या कोई संस्था से रिफाइनर लिया तो उसके लिए वो लिमिट लागू नहीं है, उसमें से वो दे सकते हैं रिफाइनर्स अगर लिया है तो। सो दैट इज द एग्जम्पशन। तो ये जो 5% का जो लिमिट बताया है तो उसका ग्लाइड पाथ है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी वैल्यूज के 5% से ज़्यादा है। तो उन्होंने ये बताया कि जो फरवरी 25 का जो उनका आउटस्टैंडिंग था दैट विल बी नॉट क्रॉस। और उसके बाद में इसका मतलब क्या, नए लोन हम दे नहीं सकते, पहले उसको 5% तक नीचे ला देता है। कोई बैंक फॉर एग्जांपल 8% है आर ई सी आर बोल के, तो दे हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 5% फर्स्ट। तो ये पैसा कम कर सकते हो, एक तो नया लोन दे के नॉन आर ई नॉन सी आर ई को दे के, या वो क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। जो आरी शेयरी को पहले पैसे दिए तो उसका रिकवर कर दिया, अपन क्लोज हो गया तो हम दोनों का तो रिकवर कर दिया तो हो सकता है। सो एग्रीगेट लिमिट ऑफ 5% इन टाइम बाउंड मैनर को बोर्ड में रखने का है, हम कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देन बैंक हैज टू एग्जीक्यूटिव हैव टू फॉलो इट। 5% के अंदर जल्दी से जल्दी लाना है, कब लाने का है, द प्लानिंग यू हैव टू सबमिट टू द बोर्ड। वर्किंग कैपिटल भी आर टू बी रैशनलाइज। हम जो वर्किंग कैपिटल लिमिट देते हैं वो भी हमको रीअसेस करना चाहिए। जिम जो आर ई सी आर ई कॉमेडी है उसके बारे में बात चलती है। नो फ्रेश एक्सपोजर टू आर ई, द सीलिंग ऑफ 5% हैज़ टू बी मेंटेन। सो नया कर्जा नहीं दे सकते, 5% के अंदर लाने के बाद देन वी कैन अगेन रिस्टार्ट। उसके बाद में जैसा बताया कि हम भी दूसरे बैंक में डिफॉल्ट रखते हैं, तो दैट इज और इन्वेस्टमेंट पार्ट। सो इंटर बैंक एक्सपोजर लिमिट क्या लिमिट है, 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च का जो भी बैलेंस होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम 20% डिपॉजिट में रख सकते हैं। उसके बाद में इंटर बैंक काउंटर पार्टी, यानी हम अलग अलग बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, तो उसका लिमिट कितना है, 5% ऑफ दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च का जो भी हमारा डिपॉजिट होगा उससे 5% से ज़्यादा कोई भी बैंक में हम नहीं रख सकते। सो दो टाइप के लिमिट है डिपॉजिट रखने के लिए बैंक को। एक तो टोटल डिपॉजिट हम कितना बैंकिंग सेक्टर में दूसरे बैंक में रख सकते हो 20% है, और इंडिविजुअल बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा 5%, यानी हम ज़्यादा कम से कम अगर 20% तक रखना है तो कम से कम 4 बैंक हमें में डिपॉजिट रखना चाहिए। परमिटेड शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव है, तो आरबीआई ने जो शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी परमिशन दिया है कि दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दी नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, तो वो ले सकते हैं। उसके लिए कंडीशन डाला है कि वो कौन सी शेड्यूल बैंक एक्सेप्टर से। तो जो कंडीशन है दे आर रिलेटेड टू करार, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, सीआरआर, एसएलआर, डिफॉल्ट प्रॉफिट, प्रोफेशनल डायरेक्टर, सीबीएस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये है वो समझ लगे क्या क्या है। तो करार कितना चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है उसके 1% ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मार्च 25 का 11% करार का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था, तो 12% करार होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए लेस देन 7% आना चाहिए। नेट एनपीए शुड नॉट बी मोर देन 3%, यानी 3% से नीचे चाहिए, कम चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट, सीआरआर एसएलआर का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और गए बीते हुए 4 साल में एटलीस्ट 3 साल बैंक प्रॉफिट में होना चाहिए, और गए साल में का प्रॉफिट होना ही चाहिए प्रीवियस ईयर में। और बैंक के बोर्ड में प्रोफेशनल डायरेक्टर 2 होना चाहिए। सीबीएस फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, हब हब पक नहीं चाहिए। कुछ सीबीएस में कुछ मैनुअल, कुछ डेटा दूसरे तरफ रखा है, कुछ एक्सेल में, तो ये नहीं चलेगा। सीबीएस फुल्ली इम्प्लीमेंटेड चाहिए। और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इट शुड बी साउंड, लूपहोल्स नहीं चाहिए। नोबडी शुड बी इन ए पोजीशन टू मैनिपुलेट फ्रॉड करने के कोई चांसेस नहीं। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये अगर वो फॉलो करते हैं शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, दे कैन एक्सेप्ट फ्रॉम नॉन शेड्यूल कॉप। उसके बाद में अनसिक्योर्ड एडवांसेस के लिए भी उन्होंने दिया है, एक्सप्लेन किया है। जो बैकअप करार 9% से ज़्यादा है, 9% या उससे ज़्यादा है, तो जिनका डिमांड टर्म लाइबिलिटी 10 करोड़ है वो 1 लाख दे सकते हैं। जिसका 50 करोड़ है वो 2 लाख दे सकते हैं। जिसका 100 करोड़ तक है वो 3 लाख दे सकते हैं। और जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा है वो 5 लाख दे सकते हैं। और जो बैंक्स का करार 9% से नीचे है, तो जिनका 10 करोड़ तक डीटीएल है, डिमांड टर्म लाइबिलिटीज, वो 25,000 तक दे सकते हैं। जिनका 50 करोड़ तक है वो 50,000 तक दे सकते हैं।
जिनका 100 करोड़ तक है वो 1 लाख दे सकते हैं, और जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा है वो 2 लाख तक दे सकते हैं, जिनका करार 9% से कम है। तो ये क्लासिफिकेशन दिया है, हर एक बैंक में हम उस टेबल में बैठते हो देख के डिसाइड करने का, एंड दिस हैज टू बी रिव्यू रिवाइज एवरी ईयर। अनसिक्योर्ड एडवांसेस के बारे में आरबीआई क्या कहता है कि इंडिविजुअल को हम जब कर्जा देते हैं और वो अगर दूसरे बैंक का बोनर होगा तो हमें दूसरे बैंक के ईएमआई से लेना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमें खत लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, और उसको उसमें उसको 15 डेज का टाइम लिमिट देना चाहिए कि वी नीड योर ईरो से। और आपका रिप्लाई नहीं आता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्यू सैफल। आपने उन्हें जवाब नहीं दिया हमारी चिट्ठी को, तो हम समझेंगे कि आपको कोई एतराज नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, और हम लोग दे देंगे। सो एनएसी हैज टू बी अपडेटेड, और दूसरे बैंक का कर्जा हुआ को उसका रिटर्न परमिशन लेना जरूरी है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो अनसिक्योर्ड लोन है, तो बैंकिंग सेक्टर से जो भी अलाउड लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं होना, तो 5 लाख से ऊपर सब बैंक मिलकर नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट लिमिट 10% ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिविजुअल जो लिमिट है एग्रीगेट की, वो पहले तो हर एक बैंक में अपनी खुद की लिमिट देखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, हमारा बैंक और दूसरे बैंक से अगर लेता है तो वो लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, so that they are to ensure if PSL is not less than 90%, अगर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नो 90% या उससे ज़्यादा है तो एडिशनल 35% वो दे सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स विथ प्रायर अप्रूवल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर 90% से कम है तो आरबीआई का जो राइडर्स है कुछ कंडीशन डाले हैं, उसके साथ हम 10,000 तक का अदर फ्लिन लोन देते तो वो काउंटर नहीं होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें रिस्की है। वी हैव टू सी प्रॉपर कंडीशंस जो सर्कुलर में लीटर्स में दिया है, और आरबीआई का परमिशन नेसेसरी होगा तो पहले प्रायर परमिशन लेके फिर वी हैव टू एक्सीड। द बेस्ट वे इज नॉट टू एक्सीड अवर लिमिट, अनसिक्योर्ड लोन लिमिट जो 5 लाख है फोर्थ सेक्टर का। उसके बाद में सैलरी लोन्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर डिडक्शन है स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, जो एम्प्लॉय का डिडक्शन होकर हमारे पास डायरेक्ट पैसा आता है, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट अथॉरिटी में पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर स्टैम्प सही लगा के हमने दिया है और वो कट करके हमें पैसा देता है तो इट शुड बी सैलरी लोन में क्या होगा, रिस्क वेट उसका हाई होगा, बराबर है। लेकिन वो अनसिक्योर्ड करेंगे, जब हम सिक्योरिटी टोटल मारेंगे सिक्योर्ड लॉस के पाए, हमारी जो 10% की लिमिट है उसके अंदर ये नहीं आएगा। लेकिन एक ख्याल में रखिए कि इसका रिस्क वेट ज़्यादा होता है, 127.5 यूरो तक के होता है। तो सीलिंग ऑफ अनसिक्योर्ड लोन इज अप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल एंड यूसीबी, क्योंकि इंडिविजुअल का लिमिट है वो सब अप्लीकेबल है। सैलरी लोन के बारे में उन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअली बैंक अनसिक्योर्ड लोन में नहीं पकड़ेगी वो, लेकिन रिस्क वेट ज़्यादा है ये हमने ख्याल में रखा है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोजर लिमिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंक को पेनल्टीज लगाई है। तो एक्सपोजर लिमिट कोई बैंक एक्सीड करने का कोई एक्चुअली सवाल ही नहीं आता है। मे बी थ्रू ओवर सेट ऐसा होता होगा। तो कैलकुलेशन अच्छे होना चाहिए, और कैलकुलेशन तभी करेक्ट हो गए जब आपका डेटा प्योर होगा। तो इसलिए डेटा प्योरिटी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो मेनू है फील्ड्स है वो बराबर लिखने चाहिए। और मेरा अपील है सब बैच को कि पीरियडिकली आपका जो डेटा है वो क्लिनसिंग ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।